वंदे मातरम। आज़ादी की अमृत गाथा के 55वें अंक में मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी आरजे सम्मिलित परिवार की ओर से डॉक्टर कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जो आज़ाद हिंद फौज की एक सशक्त योद्धा थी, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती है। उनका व्यक्तित्व किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व अपने आप में एक इतिहास है। कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल का जन्म 24 अक्टूबर 1914 ईस्वी को एक परंपरावादी तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर स्वामीनाथन और मां समाज सेविका स्वतंत्रता सेनानी अम्मू कुट्टी थी। वो मद्रास मेडिकल कॉलेज से मेडिकल साइंस की पढ़ाई की थी। कैप्टन लक्ष्मी सहगल भारत की सफल महिलाओं में से एक हैं। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज के लिए अपने हाथों में गन थामे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक शेरनी की भांति लड़ी। मेडिकल की पढ़ाई के बाद आगे सिंगापुर चली गई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जापानी सेना सिंगापुर में ब्रिटिश सेना पर हमला किया तो लक्ष्मी सहगल सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गई थी। वो बचपन से ही राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रभावित हो गई थी और जब महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन छेड़ा तो लक्ष्मी सहगल ने उसमें भी हिस्सा लिया। वे 1943 में अस्थायी आज़ाद हिंद सरकार की कैबिनेट में पहली महिला सदस्य बनी। एक डॉक्टर की हैसियत से वे सिंगापुर गई थी, लेकिन 97-98 साल की उम्र में भी कानपुर के अस्पतालों में सेवा देती रही। आज़ाद हिंद फौज में वो काफ़ी सक्रिय रही थी। बाद में उन्हें कर्नल का ओहदा दिया गया था, लेकिन लोगों ने उन्हें कैप्टन लक्ष्मी सहगल के रूप में ही याद रखा है। दिसंबर 1984 ईस्वी में भोपाल गैस कांड में वे अपनी मेडिकल टीम के साथ पीड़ितों की सहायता के लिए भोपाल पहुंची। 1984 में सिख दंगों के समय कानपुर में शांति स्थापित करने में अहम भूमिका का भी निर्वाह की थी और 1996 ईस्वी में बेंगलोर में मिस वर्ल्ड कंपटीशन के खिलाफ अभियान करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 2002 में 4 पार्टी के अनुमोदन पर सहगल का नाम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए समर्थित किया गया था, जिसमें एपीजे कलाम साहब की यह एकमात्र विरोधी उम्मीदवार थी। हार के बावजूद उनकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आई। एक लंबे राजनीतिक जीवन को जीने के बाद 1997 में वह काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, लेकिन कमजोरी उनके द्वारा किए भलाई के मार्ग में कभी बाधा नहीं बन सका। वह अपना सेवा का कार्य निरंतर करती रही। आज़ाद हिंद फौज की हार के बाद ब्रिटिश सेनाओं ने स्वतंत्रता सैनिकों की धरपकड़ की और 4 मार्च 1946 ईस्वी को वे पकड़ी गई, पर बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। लक्ष्मी सहगल ने 1947 में कर्नल प्रेम कुमार सहगल से विवाह किया और कानपुर आकर बस गईं, लेकिन उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ और वे वंचितों की सेवा में लग गई। वे भारत विभाजन को कभी स्वीकार नहीं कर पाईं और अमीरों गरीबों के बीच बढ़ती खाई का विरोध करती रही। उनकी 2 बेटियां हैं, सुभाषिनी और अनीशा पुरी। 97 साल की उम्र में उनका देहावसान हो गया। हम आरजेएस परिवार की ओर से सतत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो सदैव हमारे बीच प्रेरणा के रूप में बनी रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज़ादी की अमृत गाथा के 55वें अंक में मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी आरजे सम्मिलित परिवार की ओर से कनकलता बरुआ को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। कनकलता बरुआ, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1924 ईस्वी को असम के कृष्णकांत बरुआ के घर में हुआ था, ये बारंगवारी गांव की निवासी थी। इनकी माता का नाम कर्णेश्वरी देवी था, जो महज 5 वर्ष की जब इनकी आयु थी उनको छोड़ संसार से विदा ले ली। उनके पिता ने पुनः दूसरी शादी की, लेकिन वो भी बहुत दिनों तक नहीं रही। फलस्वरूप अल्पावस्था में ही अनाथ हो गई। इनके पालन पोषण की जिम्मेवारी उनकी नानी को संभालना पड़ा। वह नानी के साथ घर गृहस्थी के कार्यों में हाथ बटाती और मन लगाकर पढ़ाई भी करती थी। विषम परिस्थितियों के बावजूद इनका ध्यान और झुकाव राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की ओर होता गया। 1931 ईस्वी में गमेरी गांव में रैयत सभा का आयोजन किया गया था। उसमें जब ये महज 7 वर्ष की थी, अपने मामा देवेंद्र नाथ और यदुराम बोस के साथ
शिरकत की थी। उक्त सभा के आयोजन का प्रबंध विद्यार्थियों ने ही किया था। सभा के अध्यक्ष ज्योति प्रसाद अग्रवाल थे। इनके अलावा असम के अन्य प्रमुख नेता भी इस सभा में सम्मिलित हुए थे। जबकि अग्रवाल जी राजस्थान के थे, वे असम के प्रसिद्ध कवि और नवजागरण के अग्रदूत थे। उनके द्वारा असमिया भाषा में लिखे गीत घर घर में लोकप्रिय थे। ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी के गीतों से कनकलता भी प्रभावित और प्रेरित हुई। इन गीतों के माध्यम से कनकलता के बाल मन पर राष्ट्रभक्ति का बीज अंकुरित हुआ। भारत की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में शामिल लोगों की कतार बहुत लंबी है। इसमें कम उम्र के क्रांतिकारियों में सबसे पहला नाम भगत सिंह का आता है। कनकलता बरुआ उन वीरांगनाओं में से हैं जिन्होंने मात्र 18 वर्ष की उम्र में त्याग बलिदान से इस बात को साबित कर दिया कि देशभक्ति और देश के लिए शहादत देने की कोई उम्र नहीं होती। 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। तब यह आंदोलन देश के कोने कोने में फैल गया। असम के शीर्ष नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। परिणामतः हेमकांत बरुआ, खरगेश्वर बरुआ, सुरेश्वर राजखोवा और भोला बरदेल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन युवकों के मन में स्वतंत्रता की अखंड ज्योति प्रज्वलित थी, जिसके कारण गोलियों की परवाह न करते हुए वे आगे बढ़ते गए। कनकलता गोली लगने पर गिर पड़ी, किंतु उनके हाथों का तिरंगा झुका नहीं। उनकी साहस व बलिदान देखकर युवकों का जोश और भी बढ़ गया। कनकलता के हाथ से तिरंगा लेकर गोलियों के सामने सीना तान कर वीर बलिदानी आगे बढ़ते गए। एक के बाद एक गिरते गए, किंतु झंडे को ना तो झुकने दिया और ना ही गिरने दिया। उसे एक के बाद दूसरे हाथों ने थाने पर झंडा फहरा दिया। तमाम स्वतंत्रता सेनानी कनकलता के शव को अपने कंधे पर उठाकर उनके घर तक ले गए। उनका अंतिम संस्कार बारंगवारी में ही किया गया, जहां उनका निवास स्थान था। कनकलता बरुआ का बलिदान और देश के लिए उनका संघर्ष इस रूप में याद किया जाना चाहिए कि देश के लिए देशभक्ति और अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए ना तो उम्र की कोई बाधा होती है और ना ही उस परिवेश में बंदिशें होती हैं जिसमें आप पले बढ़े हैं। देश के लिए समर्पित एक जज्बा ही काफ़ी है सब कुछ न्यौछावर करने के लिए। हम आरजेएस परिवार उनके अदम्य साहस को सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।